My dear students, be ready for complex sentence. In complex sentence, adverb clause. Adverb clause means क्रिया विशेषण उपवाक्य. In adverb clause, we find time, place, reason, condition, comparison, contrast, result, purpose, and manner. These are the points in adverb clause. To combine the sentence, we use these rules. If two sentences are simple sentence, we will have to combine in complex sentence, and both sentences we find in the symbol of time. Then we should use for time. एक सेंटेंस में दो सेंटेंस दिया है, सिंपल सेंटेंस, दोनों कंबाइन करते हैं, उसका सेंस समय से निकलता है. तो समय के लिए व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस, नो सूनर, डॉट डॉट डॉट, देन, इतना यूज कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में. अब सबका मैं नियम बता दे रहा हूँ. जब व्हेन का अर्थ क्या होता है? जब. व्हेन जब सेंटेंस में प्रयोग कर देते हैं तो व्हेन के बाद सेंटेंस में देन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी काम. जैसे जब वह आया तब मैं चला गया. जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन ही केम टू मी, वह आया. आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा था. अर्थात जब वह आया तब मैं निबंध लिख रहा था. तो जब के लिए व्हेन का यूज करेंगे, लेकिन तब के लिए क्या लगाएंगे? कामा. तो व्हेन ही केम टू मी, आई वॉज राइटिंग ए लेटर. तो यह मतलब कि नोट्स ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन के बाद देन का सेंटेंस में प्रयोग नहीं करते हैं, कामा लगाते हैं. व्हेन ईवर मीन्स जब कभी होता है. व्हाइल मीन्स जब की. टिल, टिल मीन्स जब तक. इसका नेगेटिव क्या होता है? अनटिल. अब यहाँ रूल है, ध्यान सुनिएगा. अनटिल के बाद उस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह स्वयं निगेटिव होता है. जैसे नेबर के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नन के बाद नॉट नहीं होता है, नो बडी के बाद नॉट नहीं होता है. तो अनटिल के बाद भी उस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करता है. बिफोर, आफ्टर, आप इनसे फैमिलियर हैं, इनको भी जानते हैं, पहले और बाद में. एज लॉन्ग एज, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ काम कर सकते हो. यू कैन वर्क हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक. इसके बाद दिया एज सुन एज. इसका अर्थ होता है ज्यों ही या जैसे ही. जैसे ही वह आया वैसे ही मैं चला गया. जैसे ही के लिए क्या लगाते हैं? एज सुन एज. और वैसे ही के लिए कामा लगाते हैं. अर्थात एज सुन एज के बाद यदि वैसे ही ले आता है तो उसके लिए कामा लगाते हैं, उसके लिए कोई वर्ड मीनिंग का प्रयोग नहीं करते हैं. सिंस का प्रयोग आप जानते हो, निश्चित समय के लिए होता है. और फार का प्रयोग कहाँ होता है? अनिश्चित समय के लिए होता है. किसमें? सबके परफेक्ट कॉन्टिन्यूएंस में होता है. यहाँ एक चीज़ और आपको समझना चाहिए. एज सुन एज का निगेटिव क्या होता है? नो सूनर. जब यानी एज सुन, ये आपको निगेटिव पढ़ा गया निगेटिव सेंटेंस में, ट्रांसफॉर्मेशन में. एज सुन एज का निगेटिव बनाने के लिए नो सूनर का यूज करते हैं. नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और सेंटेंस जोड़ने के लिए देन होता है, यानी नो सूनर डॉट 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 देन होता है. अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा है इसके लिए. ही केम टू मी, आई वॉज राइटिंग एन एसे, यानी व्हेन ही केम टू मी, आई वॉज राइटिंग एन एसे. इस तरह से क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है. इतने मतलब कि आपको टाइम के लिए ध्यान देना चाहिए. जब सेंटेंस आप पढ़ते हैं उसमें टाइम शो होता है, तो ऐसे सेंटेंस में इनका प्रयोग करना चाहिए. दूसरा एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ. आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड एट वंस. आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँचा. द ट्रेन स्टार्टेड एट वंस, तुरंत ट्रेन चल दी. तो यानी जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा वैसे ट्रेन चल दी. तो क्या लगाएंगे? एज सुन एज. इस तरह से आपका यह एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो अबाउट दीज वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम. समय के इनका प्रयोग होता है. इनका प्रयोग क्या होता है? सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए. अब इसके बाद क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस मीन्स स्थान. वेयर इवर, जहाँ कहीं भी स्थान का बोध होता है वहाँ पर वेयर का प्रयोग करते हैं. और वेयर इवर, जहाँ कहीं भी, और वेयर, यानी इनका प्रयोग वेयर, यानी जब जिस सेंटेंस में कहीं भी स्थान का बोध होता है, थोड़ा भी स्थान लगता है, तो वहाँ क्या प्रयोग करते हैं? वेयर और वेयर इवर का प्रयोग करते हैं.
यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ही लिव्स एट ए प्लेस, नोबडी लिव्स देयर, वह एक स्थान में रहता है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ देयर दिया है ना, तो देयर क्या कर रहा है, स्थान का शो कर रहा है, इसलिए यहाँ हम इसको सेंटेंस जब कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही लिव्स एट ए प्लेस वेयर नोबडी लिव्स। ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम का हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए इतने प्रयोग है। आफ्टर दिस यू शुड नो इन एडवर्ब ऑफ टाइम वेयर एंड वेयर ईवर, एंड देन अदर रूल इज अबाउट रीजन। रीजन मीन्स कारण। जब सेंटेंस में कहीं कारण शो होता है तो कारण के लिए बिकॉज, सिंस, एज का प्रयोग करते हैं। ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू पास। सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंस है, ये अलग अलग दिया है, इसको कंबाइन करना है। तो अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइन करना है। कॉम्प्लेक्स में पार्टिकुलरली आई एम टीचिंग यू एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज में रीजन के लिए क्या क्या प्रयोग होता है, बिकॉज, एज, सिंस होता है। तो वह कठिन परिश्रम किया, ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था, वह कठिन परिश्रम किया क्योंकि, कारण है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर बिकॉज। बाकी इनको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन मीन्स शर्त। कंडीशन मीन्स क्या होता है, शर्त। जहाँ पर सेंटेंस में शर्त होती है तो शर्त के लिए क्या लगाते हैं, अफर्मेटिव में इफ़ लगाते हैं, निगेटिव में अनलेस लगाते हैं। इफ़ मीन्स यदि, अनलेस मीन्स यदि नहीं। अब यहाँ एग्जाम्पल आपका लिखा है, वर्क हार्ड, क्या लिखा है, वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। कठिन परिश्रम करो और तुम सफलता को प्राप्त करोगे। कब प्राप्त करोगे, यदि तुम, अब ध्यान देना, अब यहाँ पर सेंटेंस इम्परेटिव है और ये सेंटेंस क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो जब पहला सेंटेंस इम्परेटिव है, दूसरा फ्यूचर टेंस है, तो एट वंस यू शुड नो दैट दिस सेंटेंस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। इफ़ के बाद जो सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं यू, इफ़ यू, बाकी लिख देते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, कामा, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तब। तो यदि के बाद कामा लगाते हैं, तब के देने लगाते हैं। सेकेंड सेंटेंस को ऐसे ही लिखते हैं, यू विल गेट सक्सेस। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, यह इफ़ का प्रयोग हुआ। वैसे आपको हिंदी में जानना चाहिए, इफ़ के 3 नियम होते हैं। जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है तो पहले भाग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और सेकेंड भाग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यह भी नियम है इसका। दूसरा नियम यह होता है कि जब दोनों सेंटेंस के अंत में तो दिया तो अर्थात पास्ट टेंस होता है, तो फर्स्ट पार्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, सेकेंड पार्ट को वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये मैं नियम आपको स्पेशल बता दे रहा हूँ। लास्ट रूल ये होता है कंडीशनल सेंटेंस का, जब सेंटेंस में इम्पॉसिबिलिटी दिया होता है, असंभावना, जो संभव ना हो, तो पहले सेंटेंस में शब्द के साथ वर्ड लगाते हैं और सेकंड सेंटेंस में वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे यदि मैं शेर होता तो जंगल में रहता, मैं शेर होता है इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो यहाँ पर इफ़ आई वर ए लायन, कामा, आई वुड लिव इन द फॉरेस्ट। तो यह आपका कंडीशनल सेंटेंस में कुछ बता दिया आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं, यू मस्ट वर्क हार्ड, सॉरी, ही मस्ट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट गेट सक्सेस। एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट सक्सेस। ही मस्ट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट गेट सक्सेस, सॉरी, गेट सक्सेस। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। ही कैन नॉट गेट सक्सेस, अब यहाँ पर निगेटिव दिया है ना, तो अब इसमें अनलेस का प्रयोग भी कर सकते हैं निगेटिव में, क्योंकि मैं आपको बताया कि निगेटिव में अनलेस का भी प्रयोग होता है। और जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, वह पास नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पर अनलेस से भी बना सकते हैं, अनलेस ही वर्क्स हार्ड कामा, सेकेंड सेंटेंस कैसे लिख देंगे, ही कैन नॉट पास। तो यह आपका हो गया कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको जानना चाहिए कि इसमें इफ और अनलेस का यूज होता है। आफ्टर दिस कंपैरिजन, कंपैरिजन मीन्स तुलना, तुलना के लिए क्या क्या वर्ड प्रयोग होते हैं, इसमें देन आता है तुलना के लिए, तुलना के लिए देन आता है, एज एज आता है, शो एज आता है, यानी ये तुलना के लिए वर्ड होते हैं कि तुलना के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसमें एज आता है, देन आता है, सो एज आता है। तो इस तरह से तुलना में इनका प्रयोग किया जाता है। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है, तुलना होता है। तुलना किसमें होता है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कंपैरिजन के लिए। आई लाइक मिल्क, आई लाइक मिल्क, आई लाइक कॉफ़ी इक्वली, आई लाइक कॉफ़ी इक्वली, आई लाइक मिल्क, आई लाइक कॉफ़ी इक्वली। अब ये तो सिंपल सेंटेंस है, मैं मिल्क पसंद करता हूँ, आई लाइक कॉफ़ी इक्वली, उसी तरह मैं कॉफ़ी भी पसंद करता हूँ। तो इट मीन्स दैट आई लाइक कॉफ़ी एज मच एज आई लाइक मिल्क, आई लाइक कॉफ़ी एज मच एज आई लाइक मिल्क, आई लाइक कॉफ़ी एज मच एज मिल्क, या आई लाइक मिल्क लिख सकते हैं, आई लाइक मिल्क। ये हो गया। दूसरा सेंटेंस और आपको दे रहा हूँ, शी इज क्लीवर, शी इज क्लीवर, शी इज क्लीवर, हर ब्रदर इज नॉट सो क्लीवर, हर ब्रदर इज नॉट सो क्लीवर, वह बुद्धिमान है, हर ब्रदर इज नॉट सो क्लीवर, उसका भाई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, यानी वह बुद्धिमान है, उसका भाई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। अब इसमें तुलना है, इसमें कंपैरिजन करना चाहिए आपको, यानी वह बुद्धिमान है, उसका भाई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, अर्थात वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान है। यही हो गया कंपैरिजन। इट मीन्स शी इज क्लीवरर, क्लीवर का कंपैरिजन होता है क्लीवरर होता है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसमें मोर क्लीवर ला सकते हैं, शी इज मोर क्लीवर देन हर ब्रदर, शी इज मोर क्लीवर देन हर ब्रदर। तो ये आपका क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। तो कंपैरिजन में ध्यान है आपका क्या क्या प्रयोग होते हैं, देन, एज और शो एज का यूज करते हैं कंपैरिजन में। इसके बाद क्या दिया है आपका, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स क्या होता है, अंतर या विरोध। इसमें प्रयोग होने वाले शब्द क्या होते हैं, दो और आल दो, इवन इफ। क्या क्या प्रयोग करते हैं इसमें, दो, THOUGH दो, ALTHOUGH आल दो, और इवन इफ कंट्रास्ट। दो और आल दो का अर्थ क्या होता है, यद्यपि। इवन इफ का अर्थ है चाहे क्यों ही न हो, चाहे वर्षा ही क्यों न हो मैं स्कूल जाऊंगा। तो यह भी कंट्रास्ट है, चाहे वर्षा ही क्यों न हो मैं स्कूल जाऊंगा। एक तरफ वर्षा हो रही है, दूसरा तरफ मैं स्कूल जाऊंगा, विरोधाभास नहीं है। तो इसमें भी इवन इफ का प्रयोग करेंगे, चाहे क्यों ही न हो। इवन इफ इट रेन्स आई विल गो टू स्कूल, इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इवन इफ इट रेन्स कामा आई विल गो टू स्कूल, इसका हो गया।
अब दो और आल्दो का अर्थ दोनों एक ही होता है, यद्यपि होता है। कंडीशन यहाँ ये है कि आल्दो और दो का जब यूज करते हैं तो टू कंबाइन द सेंटेंस बट का यूज नहीं करते हैं, एट लगाते हैं, और यदि एट नहीं लगाना है तो कामा लगा देते हैं। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ आल्दो एंड दो। आल्दो और दो का अर्थ दोनों यद्यपि होता है, इनका यहाँ प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? YET, एट। लेकिन इसमें बट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या लगाते हैं? एट। YET, एट का प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ही इज वेरी रिच। ही इज वेरी रिच। ही इज माइजर। ही इज माइजर। वह बहुत धनी है। वह कंजूस है। अब ये क्या है? कंट्रास्ट है। तो यहाँ आप क्या लगा देंगे? आल्दो, ALTHOUGH, आल्दो ही इज वेरी रिच। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आल्दो दिया है ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे? एट लगाएंगे। यदि एट नहीं लगाना है तो यहाँ कामा भी लगा सकते हैं। आल्दो इज वेरी रिच, एट ही इज माइजर। इस तरह से आपका हो गया है कंट्रास्ट। आफ्टर दिस क्या है आपका? रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स क्या होता है? परिणाम। परिणाम बताने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? शो दैट। क्या प्रयोग करते हैं? शो दैट। शो दैट का अर्थ क्या होता है? ताकि। शो दैट का अर्थ क्या होता है? ताकि। जहाँ पर रिजल्ट होता है वहाँ क्या लगाते हैं? शो डॉट 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 दैट। इसका अर्थ क्या होता है? ताकि। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह कठिन परिश्रम करता है या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। वह कठिन परिश्रम करता है या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है ताकि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसका अनुवाद है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली so that he may get good marks in exam। अब मैं यहाँ को नियम समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं ये सेंटेंस जो लिखा हूँ मैं, आप नियम समझाने के लिए लिखा हूँ। वह स्कूल प्रतिदिन जाता है। देयर इज टू पार्ट, प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। अब यहाँ ही गोज टू स्कूल प्रेजेंट टेंस है। सो दैट मीन्स होता है ताकि। यहाँ मेन समझना आपको यह है कि जहाँ पर सो दैट होता है, सो दैट के बाद अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्लास टेंस, ये प्रिंसिपल क्लास जो टेंस होता है, यदि प्रेजेंट टेंस है तो सो दैट के बाद जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पर मेक का प्रयोग करते हैं। बट सपोज दैट इफ प्रिंसिपल क्लास इज पास्ट टेंस, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस है, सो दैट के बाद वहाँ पर मेक का क्या करते हैं? माइट। तो यह आपको जानना चाहिए। यदि रिपोर्टेड यानी प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास में सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करते हैं। कब? सो दैट। यानी ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ सो दैट। सो दैट के बाद शुड नहीं होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट होता है उसके बाद क्या होता है? मे या माइट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में है तो मे का प्रयोग, पास्ट टेंस में है तो माइट का प्रयोग। इनके बाद विल, शैल, शुड, वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। अब ये तो मैं सेंटेंस ऐसे लिख के बना दिया हूँ। अब आपको परीक्षा में कभी कभी क्या होता है? सेंटेंस अलग अलग दिए होते हैं, उनको आपको कंबाइन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ आपको उसको आप ध्यान से देखिएगा। और जब सो दैट का प्रयोग एक साथ होता है तब के लिए नियम है, लेकिन जब सो दैट का प्रयोग अलग अलग होता है उस कंडीशन में कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो लिखा है सो दैट का प्रयोग अलग अलग है, तो इसका अर्थ क्या है? सॉरी, यहाँ सो दैट का प्रयोग एक साथ में है, इसलिए इसका अर्थ क्या है? ताकि है। लेकिन जब सो दैट का प्रयोग अलग अलग होता है, सो और दैट अलग होता है, तब इसका अर्थ क्या होता है? इतना कि।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए बुक। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए बुक। इधर जो मैं ऊपर बताया आपको सो दैट का एक साथ यूज में बताया ताकि, अब जो मैं बता रहा हूँ सो दैट का अलग अलग यूज होता है। इतना कि वह बहुत गरीब है, वह एक किताब नहीं खरीद सकता है। अब यहाँ पर सो और दैट का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर वेरी दिया होता है वहाँ पर क्या यूज करते हैं, सो का। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है। अब सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए करते हैं दैट ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए बुक। ये आपका यूज होगा सो दैट का अलग यूज। जब पहले सेंटेंस में वेरी दिया होता है, सेकंड में कैन नॉट दिया होता है, तो वहाँ पर सो दैट का प्रयोग अलग रूप में करते हैं। कंबाइन करने के लिए दैट लगाते हैं, वेरी को लगा करके सो लिखते हैं। तो यह भी आपका रूल है, यह आपको जानना चाहिए। यदि यहाँ पर पास्ट टेंस होता है तो कुड नॉट लगा देते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है तो कैन नॉट लगा देते हैं। अब इसके बाद आपका क्या है, पर्पज। पर्पज मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। पर्पज मीन्स उद्देश्य होता है। इसके लिए मैं आपको अगला बता रहा हूँ। अगला क्या है आपका, पर्पज। पर्पज मीन्स उद्देश्य। पर्पज के क्या प्रयोग करते हैं, अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं पर्पज के लिए। अब इसके लिए सो दैट भी आता है, इन ऑर्डर दैट आता है, लेस्ट आता है। क्या आता है, लेस्ट, LEST, लेस्ट। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि। लेस्ट का अर्थ कहता है कहीं ऐसा न हो कि। लेस्ट का अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा न हो कि, इसका ये मीनिंग है। आफ्टर लेस्ट, लेस्ट के बाद ऑलवेज यूज शुड। आफ्टर लेस्ट, आफ्टर लेस्ट यूज विथ सब्जेक्ट शुड। लेट्स के बाद जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनके बाद शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेट्स के बाद जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनके बाद शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका लेट्स का प्रयोग। और इसके पहले मैं आपको सो दैट का प्रयोग बता दिया। इन ऑर्डर दैट के उद्देश्य से होता है, तो यह आपका हो गया लेट्स का प्रयोग। और लेट्स के प्रयोग के बाद हमेशा आपको ध्यान रहे क्या प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। लेट्स के बाद क्या प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो आपका एक सेंटेंस में बता दे रहा हूँ। वॉक प्रॉपरली, यू मे फॉल डाउन। वॉक प्रॉपरली, सही ढंग से चलो। यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। अब सेंटेंस अलग दिया है, इसका अभिप्राय यह है सही ढंग से चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब कहीं ऐसा ना हो, क्या लगा देंगे, लेस्ट लगा देंगे। क्या हो जाएगा, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू। यहाँ क्या दिया है, मैं। अब यही आपको ध्यान देना है, दिया है मैं, प्रयोग क्या करना है, शुड का। यू शुड फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन। ये आपका हो गया लेस्ट का प्रयोग। सो दैट का प्रयोग मैं बता दिया। सो दैट के बाद जब एक साथ प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान, फिर मैं सिंपल कर रहा हूँ। सो दैट के बाद प्रत्येक सब्जेक्ट
के साथ में या माइट का यूज करते हैं। में या माइट का यूज करते हैं कब? यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो में, यदि पास्ट टेंस में है तो माइट का यूज करते हैं। इस तरह से आपका यह पर्पज हो गया। अब आपका क्या बचता है? लास्ट रूल है। लास्ट क्या है आपका? मैनर। मैनर में क्या होता है? तरीका या ढंग। अगला रूल क्या है आपका? मैनर। मैनर में ढंग या तरीका होता है। इसके लिए प्रयोग करते हैं और जो वर्ड्स आते हैं एज इफ। एज इफ मीन्स सपोज दैट, मानो। अब एज इफ मान क्या होता है? सपोज दैट या मानो। इसका प्रयोग वहाँ होता है जो चीज़ नहीं है उसको मान लिया जाता है। वह ऐसा लगता है मानो शेर है, वह ऐसा लगता है मानो शेर है। शेर है नहीं, सपोज दैट शेर है। तो इफ के एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। ही लुक्स, वह ऐसा दिखता है एज इफ ही वर ए लायन। वह ऐसा दिखता है मानो कि वह एक शेर है। यह हो गया आपका प्रयोग एज इफ का। इसी में एज फॉर एज आता है। क्या आता है? एज फॉर एज, जहाँ तक। इसी में आता है सो फॉर एज, सो फॉर एज फॉर एज आई नो यू, सो फॉर एज आई थिंक यू आर ए गुड स्टूडेंट। ये सब यूज दिए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, in complex sentence there are subordinating conjunctions, and in subordinating conjunctions there are three types: noun clause, adjective clause, adverb clause. So particularly my dears, all of you should know, learn the words which are used in complex sentence. If you have enough knowledge about the words of complex sentence, you can combine any sentence with वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। अब यहाँ जो सेंटेंस लिखा है कि कोई एग्जांपल के लिए, यू हैव ट्रीटेड मी इन सर्टेन वे, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे। यानी जिस तरह से आप मुझको व्यवहार करते हैं उसी तरह से मैं भी आपको व्यवहार करूँगा। एज सो फार एज यू ट्रीट मी, आई विल ट्रीट यू। तो in this way, once again, I am saying with heartily, be happy and careful about the rules of adverb clause. Thank you.